नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके सामने। आप जानते हैं कि अगर आपको सीटेट या यूपी टेट या सुपर टेट क्रॉस करना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इससे ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को हमें छोड़ना है। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, अपना स्वयं का भी मूल्यांकन करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सा पोर्शन हमारा कमजोर है, कौन सा पोर्शन हमारा स्ट्रांग है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके हिंदी का दोस्तों, ये आपकी हिंदी का 999 रुपए का बैच, यूपी टेट का आपका बैच सिर्फ 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में सुपर टेट का बैच अवेलेबल है दोस्तों। आर का बैच आपका 499 रुपए में, एसएससी जीडी का बैच आपका 699 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों, स्टडी 91 का सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन दोस्तों। अगर आपको इस बैच को लेने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525। इस नंबर पे आप कॉल करके आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी इन बैचेस को लेने में तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना मूल्यांकन। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असत प्रक्रिया है, या विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दें सभी लोग, क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें बच्चों सभी लोग। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी। देखते हैं किसान कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों के भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है? नहीं, गलत होगा यहाँ पे। विकास एक दिवसीय होता है? गलत है ये भी। विकास एक असतत प्रक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। विकास की दिशा क्या होती है? वो अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। यानी हमारा जो विकास होता है, बॉडी का जो शरीर का विकास होता है, सर्वप्रथम हमारे सिर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है दोस्तों? हमारे हेड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? हमारे हेड यानी हमारे सिर से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है विकास। तो आपका डी इज द राइट आंसर। जिसने भी डी दिया बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ये होगा। और बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ये होगा। बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकता पर आधारित होता है, कि ये होगा। जल्दी से बताइए आपके के अनुसार कौन सा कथन सही है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही है दोस्तों। सभी बच्चे जल्दी से बताएं। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी। जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही। जिसने भी ए दिया है बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने।
बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जो बच्चों का विकास होता है दोस्तों एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, क्योंकि बच्चा जो है सीखता है समाज से ही सीखता है दोस्तों। और समाज के अंतर्गत हमारी क्या आती है, फैमिली आती है। सबसे पहले क्या आती है, हमारी फैमिली आती है दोस्तों, फिर हमारे दोस्त आते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स आते हैं, फिर हमारी क्या आता है, हमारा स्कूल आता है दोस्तों, और हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं, सारी चीज़ें ये क्या है, ये हमारे समाज का ही एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। तो ठीक है, तो बच्चा जो सीखता है, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो किससे होता है, समाज से ही होता है। पहले सर्वप्रथम बच्चा अपने बालक से सीखता है, फिर अपने विद्यालय से सीखता है, फिर अपने दोस्तों से सीखता है, फिर आस पड़ोस के लोगों से सीखता है, और भी समाज के व्यक्तियों से वह सीखता है दोस्तों। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, बाकी चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन होगा, अधिगम होगा, समाजीकरण होगा, या परिपक्वता होगा दोस्तों? क्या होगा, जल्दी से आंसर दें सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। देखते हैं किसका सही होता है, जल्दी से आंसर दें। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी बच्चे आंसर दें। अनुकूलन नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा, समाजीकरण नहीं होगा, परिपक्वता इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। परिपक्वता दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, परिपक्वता होगा। डी जिसने भी दिया है आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपका, डी इज द राइट आंसर, परिपक्वता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, द्वितीयक कारक पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दीजिए इससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट 2021, सीटेट 2021 में ऑनलाइन पेपर जो हुआ है दोस्तों, सारे ऑनलाइन पेपर के क्वेश्चन हैं, सारे ऑनलाइन पेपर है। सारा जी 2021 में जो आपका ऑनलाइन का पेपर हुआ है, उन्हीं से पूछे गए सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक क्या है? परिवार है, विद्यालय है, मीडिया या पास पड़ोस, आस पड़ोस या पास पड़ोस, यहाँ आस पड़ोस होना चाहिए था, आस पड़ोस। क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दें इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, समाजीकरण के प्राथमिक और समाजीकरण द्वितीय कारक है, शुरू में आपका होगा, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही। समाजीकरण की प्राथमिक इकाई, यानी इसमें इकाई, प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा मेरा वीडियो, अगर आपने देखा होगा सोशलाइजेशन समाजीकरण का, तो सर्वप्रथम हमारे समाजीकरण का प्रथम इकाई, प्राथमिक इकाई की बात की जाए दोस्तों, तो क्या होते हैं? फर्स्ट हमारी क्या होते हैं, हमारा परिवार, यानी क्या, हमारा परिवार जो होता है, यहाँ होगा परिवार समाजीकरण की प्राथमिक इकाई। और द्वितीयक विद्यालय जो होता है वो क्या होता है? द्वितीयक होता है दोस्तों। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक माना जाता है, सेकंड इकाई मानी जाती है, तो यहाँ विद्यालय होगा दोस्तों। बिल्कुल सही है आपका ए, जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए इज द राइट। परिवार जो होता है वो समाजीकरण प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय कारक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय के आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या होगा, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षों में जो नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय का आधार क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएं।
बिल्कुल सही। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार दोस्तों 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने के आधार क्या है? ये आपकी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये नहीं होगा दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना नहीं होगा, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना नहीं होगा, सार्वभौमिक नैतिक विकास नहीं होगा, दंड और आज्ञा पालन दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो 7 से 8 वर्षीय बालक जो 7 से 8 वर्षीय 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार होता है, वो क्या होता है? दंड और आज्ञा पालन दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आपने बताया, दंड और आज्ञा पालन, यानी कि दंड से और आज्ञा पालन से, यानी कि बच्चा डरता है तो वो 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिकता का निर्माण कैसे होता है? दंड के डर से और अभिभावक की आज्ञा से वो मानता है, इससे उसके अंदर नैतिक विकास होता है कि हाँ भाई, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना, ये सारी चीजें आती है 7 से 8 वर्ष में। उसमें क्या होता है? दंड और आज्ञा पालन। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। चलिए ये दीजिए, जीन पियाजे। मैंने आपको बताया है कि जीन पियाजे, नोम चॉम्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये भोले भटके शिविर में जरूर आएंगे आपके एग्जाम में हर समय आएंगे। इनसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं के किसी भी एक आयामी, जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है वैसा, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान के मानचित्रण करने की क्षमता। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर दें। जीन पियाजे के सिद्धांत में किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है दोस्तों? जीन पियाजे से क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। वस्तुओं को किसी भी एक आयाम, जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ए जिसने भी बताया है बिल्कुल सही बताया। जीन पियाजे के अनुसार सिद्धांत में क्रमबद्धता किस सिद्धांत में प्रयोग हुआ? उन्होंने बताया कि वस्तुओं को किसी भी एक आयाम, जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। किसने? जीन पियाजे ने बताया दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है आपकी अपनी हिंदी मात्र 299 वीडियो का बैच आपका। ये बुक्स है दोस्तों, वीडियो की बुक आपकी 199 रुपये में, पेट कॉम्बो आपका 350 रुपये में, पेट बुक आपकी कितने की? 300 रुपीज़ में, और RO का यानी आपका 175 रुपीज़ में, लेखपाल कॉम्बो 300, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। ये बुक आपको फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज नहीं लगना है आपका। और आपको इन बुकों को मंगवाने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे 7007734525 पे कॉल कर सकते हैं। बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें स्टडी 91 पे दोस्तों, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तन करें तो क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक, संक्रामक परिणाम निकलना, क्या होगा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा। सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें, देखते हैं कौन बताता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करने से चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है दोस्तों? बताइए, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे जीववाद बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। तो जीववाद नहीं होगा दोस्तों, जीववाद आपका नहीं होगा। परिकल्पित निगमनात्मक नहीं होगा। संक्रामक परिणाम निकालना, केंद्रीयता, सेंट्रलाइजेशंस
बी इज द राइट आंसर, केंद्रीयता होगा, क्योंकि 5 वर्षीय जो नशीमा है यह उसे यह लगता है कि चिकनी मिट्टी का गोले को दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच का कौन सा था? केंद्रीयता दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, सेंट्राइजेशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की, ये भी बहुत महान आत्मा है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है दोस्तों, फिर से पूछ सकते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत आधारित है किस पे? सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, सार्वभौमिकता पे, किस पे होगा आखिर बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों। लेव वाइगोस्की का किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उस स्वर में वार्ता या पाठ, क्या होगा? लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है। लेव वाइगोस्की के जल्दी से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, किस पे होगा? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, व्यवहारवाद नहीं होगा दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद नहीं होगा, सार्वभौमिकता नहीं होगा, सामाजिक संरचना, बिल्कुल सही। लेव वाइगोस्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? सामाजिक संरचना दोस्तों, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सामाजिक संरचना होगा, सामाजिक संरचना पर आधारित है। लेव वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो सामाजिक संरचना से होता है, समाज से ही वो सीखता है, बोलना, चालना और भी सारी चीजें, नैतिकता, सारी चीजें वो किससे सीखता है? समाज से सीखता है दोस्तों। तो सामाजिक संरचना इज द राइट आंसर। संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? सामाजिक संरचना से होता है। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? स्वयं से संवाद यानी आप कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के किस संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ या स्व केंद्रीयवाद, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से सभी लोग आंसर दें। किस शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों? बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जल्दी से आंसर दें बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ए इज द राइट आंसर, निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच कह सकते हैं आप, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच दोस्तों, बिल्कुल सही आपने दिया, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी संवाद कहा किसने? लेव वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करें, एक प्रगतिशील कक्षा का निम्न में से कौन सी विशेषता है? एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग, क्या होगा दोस्तों? एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। एक प्रगतिशील कक्षा का निम्न से कौन सी विशेषता है? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। एक प्रगतिशील कक्षा का निम्न से कौन सी विशेषता है? सहयोगिता पूर्ण अधिगम, सी इज द राइट आंसर, सहयोगिता पूर्ण अधिगम दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दिया। एक प्रगतिशील कक्षा का निम्न से कौन सी विशेषता होती है? सहयोगिता पूर्ण अधिगम, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सी होगा। नेक्स्ट है
एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यताएं हैं। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? स्थान की बंध बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? कौन सी बुद्धि होगी दोस्तों? एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? स्थान की संबंध बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मैंने आपको बताया कि सीटेट 2021 के सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, सीटेट 2021 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जल्दी से। एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता या बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल अंतराव्यक्तिक, स्थानिक संबंध बुद्धि नहीं होगा दोस्तों, स्थानिक संबंध बुद्धि नहीं होगा, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि नहीं होगा, प्राकृतिक बुद्धि नहीं होगा, अंतराव्यक्तिक तो बुद्धि। बी इज द राइट आंसर। बी जिसने भी दिया बिल्कुल सही दिया, आज फॉर्म में लग रहे हैं आप लोग, बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, बी होगा अंतराव्यक्तित्व बुद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों, NEP 2020, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, NEP 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर 101% पूछा जाएगा दोस्तों। तो क्या कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौन सा कथन प्रस्तावित है? पहला है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। दूसरा है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखना और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करते हैं और सीखने में बाधा डालते हैं। कौन सा कथन प्रस्तावित है ये वाला बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मालूम है आपको 2021 सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया है 2021 ऑनलाइन का जो पेपर हुआ था आपका, क्या होगा इसमें, कौन सा कथन प्रस्तावित है? जल्दी से आंसर दें। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होने में शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, ये गलत है, बिल्कुल नहीं। NEP राष्ट्रीय यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बच्चों को जो आप शिक्षा प्रदान करिए उनको उनकी मातृभाषा में ही देना चाहिए, उनकी मदर टंग में देना चाहिए, ये होगा, ये कथन गलत है। बी विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, उनको अपनी मातृभाषा के रूप में बोलना और मातृभाषा के रूप में ही सीखना, ये है प्रोत्साहित करना, और इंग्लिश केवल ज्ञान होना चाहिए, पर यह कथन गलत है दोस्तों। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, ये भी गलत है दोस्तों। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये कथन आपका बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ये गलत है दोस्तों, बी गलत है, डी गलत है, सी आपका याद सही है। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, तो ये है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों, आपका यूजीसी नेट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में बैच, ये आपके मोबाइल नंबर दिया गया है, मात्र 999 रुपए में आपका बैच यूजीसी नेट का प्रारंभ हो गया है, सभी लोग तैयार हो जाइए इसके लिए। जेंडर भूमिकाएं हैं, क्या है, अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं, अनुमानसिक निर्धारित, क्या सर, क्या क्वेश्चन लाए रत्ने सर, तुरंत बच्चे आंसर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेंडर सोशलाइजेशंस, आप अगर आपको नहीं आपने पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो में जाइएगा, CDP बाई रत्नेश सर, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा CDP बाई रत्नेश सर, CDP बाई रत्नेश सर, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी एक साथ, और उसमें आप जेंडर सोशलाइजेशंस का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आप पढ़िएगा, उससे आपके हर एग्जाम में, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, यूपी टेट का हो या सुपर टेट का, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा देखिए, और यही सीटेट 2021 में ऑनलाइन में आया था, देखिए। तो जेंडर भूमिका है, क्या है, अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना या अनुवांशिक निर्धारिता है। जल्दी से आंसर दें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्या होगा।
बिल्कुल जेंडर भूमिका है। जन्मजात व्यवहार तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। जन्मजात व्यवहार नहीं होगा, जैविक संरचनाएं नहीं होगा, अनुवांशिकता बिल्कुल नहीं होगा, अनुवांशिक निर्धारित होता है नहीं, ये अधिग्रहित व्यवहार होता है। जेंडर क्या है? अधिग्रहित व्यवहार होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, अधिग्रहित व्यवहार होता है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। मूल्यांकन बहुत ही आकलन, मूल्यांकन और आकलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये होगा। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, ये होगा। या छात्रों को किसी भी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये होगा। जल्दी से आंसर दें। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों की समझ को आंकना, पाठ्यक्रम को इसके अनुसार रूपांतरित करना। दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य यानी छात्रों के प्रदर्शन एक दूसरे तुलना करना गलत होगा। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना गलत होगा। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल हो नहीं, छात्रों की समझ का आकलन, आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना ही क्या है? आकलन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है कि छात्रों की समझ की भाई कितना बालक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें किस प्रकार से पाठ्यक्रम में और अपने जो आप शिक्षा दे रहे हैं शिक्षण में किस प्रकार से सुधार करना चाहिए, इसके अनुसार रूपांतरित करना चाहिए, बदलना चाहिए। तो ये चीजें हैं, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? यहाँ पे आपको एक टीचर बन जाना है दोस्तों। टीचर बन के सोचिए जरा, किस विचार, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापकों को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? जल्दी से आंसर दें। दोस्तों ये सीटेट ऑनलाइन क्वेश्चन आया हुआ था, पर इस क्वेश्चंस को सभी को समान दिया, ऑप्शन इसका नहीं था, ये गलत माना गया था क्वेश्चन, इसको गलत माना गया, सबको समान नंबर दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। आपको फिर से मैं बता दूं कि ये सीटेट 2021 ऑनलाइन का पेपर है। सीटेट 2021 का ऑनलाइन का पेपर जो हो रहा है उसी का है, ऑनलाइन पेपर है, ये ऑनलाइन पेपर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आवरण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, ये होगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, ये होगा। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये होगा। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, कि ये होगा। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा आखिर? 16 का समावेशी शिक्षा क्या होगा बच्चों? योग्यताओं, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय होता है? समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को समान शिक्षा, एक छत के नीचे सभी बालकों को, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे वो क्या कहते हैं वो सामान्य बालक हो, सभी बालकों को एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है यहाँ पे? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कारण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध है, ये आपका गलत है कहना।
दिव्यांग छात्रों को सब विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाए, ये भी गलत है दोस्तों। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी गलत है। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को, सभी बालकों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए दोस्तों। सभी बालकों को जब आ गया तो आपको पकड़ लेना है कि यही मेरा आंसर है। सभी बालक की बात जहां की जाए वहीं पे समावेशी शिक्षा होती है। आपका डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। क्या क्या अपनाने चाहिए? टीचर बन के आपको आंसर देना है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। एक ही ए और आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। एक ही ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री के दर्शाने विविध तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपके कथन आते हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका ए सही है दोस्तों, यानी पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर ये है आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर कहें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बता रहा हूं मैं आपको, सीटेट 2021 के सारे आपके ऑनलाइन पेपर हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। ये लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य, ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। क्या होगा? जल्दी से आंसर दे बच्चों, इसका क्या होगा? 18 का आंसर दें। एक बच्ची लिखाई में, जल्दी से आंसर दें, कौन सा होगा दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा आता है आपका, कौन सा विकार है? जल्दी से, सभी बच्चे पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है जवाब। यानी एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने में और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम का विकार करता है? बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। लिखाई में, यानी कि लिखाई में उसको दिक्कत हो रही है दोस्तों, लिखाई में दोस्तों हो रही है, यानी कि आपका बिल्कुल आलेख वैकल्य इसका होगा। बी इज द राइट आंसर, आलेख वैकल्य, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नेक्स्ट है, ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स दोस्तों, बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में आपके नितिन सर के द्वारा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपके हिंदी है, तो ये आप इस नितिन सर का बैच ज्वाइन करिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर आपका। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 19 का बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी होगा आपका। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? सृजनात्मकता का कौन सा अनिवार्य लक्षण? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको आप, वेरी इंपॉर्टेंट। अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन, कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अनिवार्य लक्षण क्या है सृजनात्मकता का? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी। देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं। आवेगशीलता नहीं होगा, आवेगशीलता नहीं होगा, सोच में केंद्रीकरण नहीं होगा, अपसारी चिंतन नहीं होगा, अपसारी चिंतन, ए इज द राइट आंसर। अपसारी चिंतन, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्क संग सहभागिता द्वारा। क्या होगा? पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना का अर्थ किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? बिल्कुल सही। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, ये भी सही है। खेल द्वारा, बिल्कुल सही। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, बिल्कुल सही। और सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, बिल्कुल सही। यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी इज द राइट आंसर, डी है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रखने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। खंडीकरण, कोड लेखन, स्वागीकरण, अनुकूलन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। सीटेट 2021 का पेपर है ये, 2021 ऑनलाइन का पेपर है 2021। खंडीकरण, कूट लेखन, स्वागीकरण, अनुकूलन, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना सुझाती है। यह रणनीति क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। एक अध्यापक बच्चों फोन नंबर रटने के फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों में बांट कर याद करना सुझाती है। बिल्कुल खंडीकरण, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। खंडीकरण, ए इज द राइट आंसर। जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, आज फॉर्म में लग रहे हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट होगा, जिनमें से अधिगम होगा यहाँ पे, अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना है? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दें, अधिगम की कौन सा वो होगा? जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देने की बात कर रहा है दोस्तों? तो विषय वस्तु को रटना बिल्कुल नहीं। रटन पद्धति पे तो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आरटी एक्ट 2009, एससीएफ 2005 सारे ने रोक लगाया है, बिल्कुल गलत है रटन। दूसरों को निष्क्रिय, बिल्कुल नहीं।
भाई सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी एक्टिव होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, अधिगम प्रक्रिया सही हो सकती है। ये भी गलत है। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधित व्यवहार का अनुबंधन, ये भी नहीं होगा। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, विद्यालय में ऐसा परिवेश होना चाहिए, सहभागी होने चाहिए, दूसरों को एक दूसरे से मदद करनी चाहिए और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। टीचर बनना है आपको, टीचर की तरह सोचिए, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके समस्याओं को के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर बन के दीजिए, सीटेट 2021 में पूछा गया है, ऑनलाइन का पेपर है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल भाई, बहुत सही, अच्छा आंसर दिया सभी बच्चों ने, बहुत अच्छा प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके का इस्तेमाल बढ़ावा दे, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर क्या होगा। निष्क्रिय रटन पद्धति, बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय रटन पद्धति का तो बिल्कुल ही आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि रटन पद्धति में आपका यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी आपको 2020 ने रोक लगाई है, एनसीएफ 2005 ने भी रोक लगाई है। सारी रटन पद्धति तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। समरूपों, ये भी नहीं होगा, समस्याओं का अटल तरीके इस्तेमाल, समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई ई बुक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बुकें आप परचेस करिए, और अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए रामबाण का काम करें। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम का सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने को प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा सामपट पर लिखे गए उत्तर की नकल करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया सीटेट 2021 के ऑनलाइन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। सार्थक अधिगम का सुधार करेगा कौन सा। जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही, एक समस्या पर विभिन्न तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपके सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बी जिसने भी दिया बहुत सही आंसर दिया। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स करके कमेंट जरूर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे 2021 ऑनलाइन का पेपर आपका जो हुआ था उसी का एनालिसिस हुआ है दोस्तों, वही क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, जैसे कि आप जान सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद दोस्तों।